Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students of class 9. Today inshallah we are starting chapter number 4, chemistry class 9, unit 4, structure of molecules. Our topic today will be why do atoms react. 4.1 and 4.2 is chemical bond. This is online lesson number 1. Let's start the lesson. You can see the picture. This is covalent bond. But let's start the lesson. Introduction. In first chapter we have studied about the matter, how matter is formed. तो वहाँ हमने दो बातें कही थी. एक ये था कि सब्सटेंस और मिक्सचर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. तो मिक्सचर जो होता है वो उसकी हमने टाइप्स भी पढ़ी थी, लेकिन मिक्सचर जो है वो सब्सटेंसेस के मिलने से बनता है. तो सब्सटेंसेस जो है वो सिर्फ दो ही हैं, वो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं. तो इसके अलावा कोई और सब्सटेंस नहीं है, या एलिमेंटल फॉर्म में होगा या वो कंपाउंड फॉर्म में होगा. तो हम देखेंगे ये कि ये तमाम मैटर जो हमारे सामने है इस वर्ल्ड के अंदर, वो सारा इन्हीं दो चीज़ों से बना हुआ है. या वो एलिमेंट्स होंगे या वो कंपाउंड्स होंगे. और फिर एलिमेंट और कंपाउंड जब मिक्स हो जाएंगे तो इनके मिक्सिंग से मिक्सचर बनेगा. और मिक्सचर की और कंपोजिशन सेम रहेगी तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, और अगर उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो बनेगा. और एलिमेंट्स जो एटम से मिलकर बनता है, लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं. और कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो हैं वो मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी एक फिक्स रेशियो बाय मास होती है. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था. तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर. तो सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं. ऑल मैटर इज मेड ऑफ द बिल्डिंग यूनिट एटम्स. और जो बिल्डिंग यूनिट है तमाम मैटर के वो एटम्स हैं. अब दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो कभी तो ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल जो एटॉमिक होता है, होमो एटॉमिक का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा तो एलिमेंट ही होगा. ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल भी बनाता है, जैसे क्लोरीन से मिलकर क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देगी, लेकिन वो एलिमेंट ही रहेगा. इस ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देगी, लेकिन वो भी एलिमेंट ही होगा. हाइड्रोजन से मिलकर बना देगी एक मॉलिक्यूल, लेकिन वो होमो मॉलिक्यूल होगा, और वो एक जैसे एटम से मिलकर बनेगा तो उसको हम एलिमेंट ही कहते हैं. लेकिन अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने तो फिर वो कंपाउंड होता है. तो अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है, ये एटम्स से मिलकर जो एलिमेंट भी बने हैं, और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी फिक्स रेशियो बाय मास होती है. तो अब ये सारा मैटर जो है हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में नज़र आता है, जो इर्द गिर्द हमारे मौजूद है. कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेज हैं, और कुछ सॉलिड्स हैं. द फोर्सेस. अब ये मैटर बनता है किस तरह है. एलिमेंट जो एटम्स हैं एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं, किस तरह वो मिलकर एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और किस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किस तरह से बनेंगे. तो ये हमारा एक्चुअली आज का टॉपिक है. द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. तो वो फोर्सेस जो एटम्स को जोड़े रखती हैं, मिलाती हैं इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स कहलाते हैं. तो ये हमारा टॉपिक है. हमने इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखना है. अब सवाल ये पैदा होता है पहले कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं. व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. तो एक आपकी बुक में लिखा है कि हर चीज़ दुनिया में स्टेबिलिटी चाहती है. तो स्टेबिलिटी या इस्तेहकाम या कायम रहना, उसके लिए सहूलत से रहना, उससे प्रेशर एक्सर्ट ना हो, तो ये सारी चीज़ें स्टेबिलिटी के अंदर आती हैं. तो यहाँ हमने एक लफ्ज़ लिखा है लोएस्ट एनर्जी स्टेट. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा था कि हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहना चाहते हैं. हमने कहा था कि जब तक पहले वाले शेल में स्पेस होगी तो दूसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं होता. तो हम कह रहे थे कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है. तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि एटम्स रिएक्ट इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहें और वो स्टेबल हो जाएं. तो अब स्टेबिलिटी किसे कहते हैं और लोएस्ट एनर्जी स्टेट में कैसे कोई एटम रहता है,
तो यहाँ ये हम बात करेंगे कि एटम्स ट्राई टू अचीव स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी है असल में नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। हमने पढ़ा था कि नोबल गैसेस जो हैं इनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक ही फर्स्ट शेल है उसमें एक सब शेल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अब हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, और हीलियम ऑलरेडी उसमें 2 ही हो सकते हैं, और 1s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पड़ी थी। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक नोबल गैस है हीलियम, किसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है वो स्टेबल है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो और इलेक्ट्रॉन गेन करे या वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो हीलियम, नियॉन और आर्गॉन ये हम देखेंगे आगे कि ये हमारे नोबल गैसेज हैं। अब देखते हैं नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। NS2 है, जैसे हीलियम के केस में 1s2 है, और NP6 जैसे ये आपके सामने एक नियॉन का एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। तो हम देखते हैं कि 1s2 तो उसका फर्स्ट शेल है, और सेकंड शेल जो है इसका वो है 2s2 और 2p6। तो NS2 की जो हम बात कर रहे थे तो वह हीलियम के केस में तो सिर्फ 1s2 ही है कि उसमें एक ही शेल है, और उस शेल में एक सब शेल S है, और S सब शेल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन नियॉन के केस में फर्स्ट शेल के बाद सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट है। फर्स्ट सब शेल S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। तो ये NS2 का मतलब है। NS2 NP6 का मतलब है कि हीलियम के अलावा आगे जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। अब आर्गॉन के केस में भी देख लें आप कि इसका आउटर मोस्ट शेल, ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल है 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीट है, और थर्ड शेल जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र आ रहे हैं, 3s2 और 3p6। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होना ये स्टेबिलिटी की निशानी है, और ये नोबल गैसेस में होता है। तो हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का साइन क्या है आउटर मोस्ट शेल में? हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी एटम्स के केस में हाइड्रोजन और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो स्टेबिलिटी होगी, और बाकी जितने हैं आमतौर पर लिथियम और बेरिलियम के अलावा उन सब में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल होंगे। लिथियम और बेरिलियम पे हम फिर बाद में बात कर लेंगे। तो डुप्लेट रूल जब हम देखते हैं कि डुप्लेट रूल जो है वो ये कहता है कि अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हो, वैलेंस शेल में हो, तो ये डुप्लेट रूल कहलाता है। जैसे हमने बताया कि हाइड्रोजन है, हीलियम के पास ऑलरेडी 2 हैं, तो ये हमारा डुप्लेट रूल कहलाता है। उसके बाद हमारा ऑक्टेट रूल आता है। तो ऑक्टेट रूल, ऑक्टा आपको पता है 8 को कहते हैं, तो ऑक्टेट रूल कहता है अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में हो तो ये हमारा ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी हासिल हो जाएगी, वो उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट भी होगी। अब हमें स्टेबिलिटी की बात हमने अभी कर ली, तो हमें पता है वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, वो नॉन रिएक्टिव क्यों है, नोबल क्यों है वो? तो वो नोबल गैसेस हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल ही को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में। इट मीन्स देयर वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसका मतलब है कि उसका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है। हीलियम के केस में 2 और बाकी नोबल गैसेस के केस में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो उनका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड है। दे डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ना वो गेन करते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है गेन करने की। अगर इनकम्प्लीट शेल हो तो गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो नोबल गैसेस के केस में
कंप्लीट शेल है तो ना गेन करने की ज़रूरत है, ना लूज़ करने की और ना शेयर करने की। दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, और इसी वजह से वो नॉन रिएक्टिव हैं। तो हम ये देखते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल आप पहले पढ़ चुके हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं ये ग्रुप 18 है। इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में हम हीलियम को नहीं देख रहे सिर्फ, क्योंकि हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन हीलियम के अलावा जो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी वजह से ये सारे स्टेबल हैं। हीलियम के केस में तो डुप्लेट रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन वगैरह के, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डील हुई है 18 तक, तो इसलिए हम यहीं तक बात रखते हैं कि आप नियॉन और आर्गॉन वगैरह में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी हमारी हो गई। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के केस में है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो जाएं या किसी के हों तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब हमने नोबल गैस को पढ़ लिया, लेकिन अब नोबल गैसेस के अलावा जितने एटम्स हैं वो ट्राई करते हैं वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर आ जाएं, उनके आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएं। अगर हाइड्रोजन है तो वो चाहता है कि हीलियम वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाए, तो जो करीब तरीन उसके नोबल गैस होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आ जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहेगा कि 2 हो जाए ताकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाए, जो उसकी करीब तरीन नोबल गैस है। और इसी तरह अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो लिथियम और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो उनका जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो हीलियम है, अगर वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाएगा तो इनको चाहिए होंगे, लिथियम को 7 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे चला जाए। और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए कि वो नियॉन की चला जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये सारी बात जो हो रही है वो एनर्जी की हो रही है। तो वो बेहतर होगा कि वो लिथियम और बेरिलियम जो है वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें और वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाएं, ताकि उनको एनर्जी क्राइसिस ना हो, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो लिथियम और बेरिलियम भी हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाएंगे, जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस है। अब एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो तो नोबल गैस की नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आने के लिए एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, तो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और इसी प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी, वो केमिकल बॉन्ड स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बनाते हैं बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक्वायर कर लें, हासिल कर लें। अब ये सवाल एक और है कि हाउ डू एटम्स कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट, कि एटम्स जो है डुप्लेट और ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 3 उसके वेज हैं जो यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, an atom can accommodate 2 or 8 electrons in its valence shell in 3 ways. Number 1, by giving valence shell electrons, वो क्या करेगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा किसी को इफ़ दे आर लेस देन 3। अब यहाँ हम देखते हैं लेस देन 3 का मतलब क्या होगा कि ये हमारा ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इन सबके, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनके लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें, क्योंकि इनको ज़ाहिर है 7 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, या हाइड्रोजन के केस में इसको ये 1 तो ले सकता है कि हीलियम के केस 2 हो जाए इसके, लेकिन बाकियों के लिए जो है 7 इलेक्ट्रॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन करना तो मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, उनके लिए आसान ये है कि वो लूज़ कर दें 1 इलेक्ट्रॉन को और वो पीछे वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर चले जाएं। इसी तरह ग्रुप 2 में हम बात करते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह की। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में ग्रुप 2 है, तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो ये
8 करने के लिए तो उसको 6 मोर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये 2 को लूज करके क्या कहेंगे, पीछे वाले पीरियड की इलेक्ट्रॉन जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर चले जाएंगे। तो इस ये मतलब है इसका, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम। लेस देन 3 में सिर्फ फर्स्ट 2 ग्रुप्स ही आ रहे हैं कि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप वाले 1 लूज कर देंगे, सेकंड ग्रुप वाले 2 लूज कर देंगे। दूसरा पॉइंट है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स इफ देयर वैलेंस शेल हैज 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इट। अब ये कि ये दूसरे एटम से गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप लूज करेंगे तो ये ग्रुप 16 और ग्रुप 17 मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेंगे, उसको गेन कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये गेन कर सकते हैं, लेकिन गेन करने के लिए ये ग्रुप 16 17 5 का है, तो 5 का मतलब है कि ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है और ग्रुप 17 है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, जो कि ग्रुप 1 और 2 के जो एटम्स हैं वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये ग्रुप उनको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। और नंबर 3 बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। और तीसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा, या गेनिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होगा, या शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 3 वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ एटम्स अपना डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप 15 16 और 7 के एलिमेंट्स हैं जो कि गेन कर सकते हैं, या ये फिर शेयर कर सकते हैं, जाहिर है। अब ये हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, आपको नज़र आ रहा है पीरियोडिक टेबल, और ये हमारे सामने वो ग्रुप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं आमतौर पर, वो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है यहाँ पर, और उसके बाद ग्रुप ये वाले ग्रुप। तो ये ग्रुप हम ज़्यादा इनकी बात होगी अब आगे चलकर पीरियोडिक टेबल के एतबार से, कि यहाँ ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप लूज करेंगे और ये 15 16 17 गेन कर सकते हैं, और बाकी जो हैं ये आमतौर पर शेयर करते हैं। और ये दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनके लिए आमतौर पर मेटालिक बॉन्ड बनाती हैं, ये आमतौर पर मैंने कहा, तो ये हम फिर बाद में इनको देख लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। अब ये देखना है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। एक एटम कैसे रिएक्ट करता है, कैसे हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जो अभी ने हमें बात की, द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। तो हमने अभी देखा कि एटम की पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन है वो उसके ग्रुप नंबर को बताती है। द ग्रुप नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही आमतौर पर उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, और ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो भी बात करके आए ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 2 होते हैं। और एंड ग्रुप 17 हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, और ग्रुप 17 में ट्रांजिशन मेटल को छोड़ दें, वो 10 ग्रुप हैं दरमियान में, तो उनके बाद जो ग्रुप स्टार्ट होते हैं तो उनमें फिर वहाँ से अगर हम देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होंगे। मोड ऑफ रिएक्शंस ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं, ये हमारे मेन जो बात थी कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ये फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 2 में 2 हैं, और इसी तरह ग्रुप 16 में 6 हैं, ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आगे नोबल गैसेज जिनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अभी हाइड्रोजन के केस में देखें, ये ग्रुप 1 का एटम है, जाहिर है हाइड्रोजन जो है तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बनाता है शेयरिंग के साथ, क्योंकि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एक। तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी डुप्लेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, ये ग्रुप 1 में हमें नज़र आ रहा है 11 इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल इसके कुल इसके पास हैं, और आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, सेकंड में 2s2 और 2p6, तो सेकंड शेल इसका कंप्लीट है। और थर्ड शेल में जो है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए आसान ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। और इधर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमें 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो उसको ऑक्टेट करने के लिए 1 चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो फर्स्ट इसका शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल इसका कंप्लीट है क्लोरीन का, और थर्ड में 7 है, तो ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम लूज़ करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा।
तो इस तरह ये एक बॉन्ड बना देगा, जो कि आयनिक बॉन्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड बना देगा ये। अब आगे चलते हैं, हम केमिकल बॉन्ड को देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या है? तो अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। तो केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स के दरमियान में होती है, जो उनको इकट्ठे एक सब्सटेंस के अंदर जोड़ के रखती है, मिला के रखती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। जाहिर है क्योंकि वो डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किससे के साथ रिएक्ट कर सकता है, किसके पास कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स देना या लेना या शेयर करना पॉसिबल है। तो ये डुप्लेट ताकि उसका कंप्लीट हो जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये ही करना है। इसलिए डुप्लेट और ऑक्टेट जो है वो उसको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। जैसे हमने अभी बात की थी, तो वो यहाँ हमने देखा है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज कर देगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है और ये एक गेन कर लेगा। तो इस तरह ये बना देगा, और ये हम पहले एग्जांपल शेयर करके आए हैं, तो वही बात यहाँ दोबारा हमने आपके सामने रख दी है। अब दूसरी बात, यहाँ एक नई बात ये है कि इफ़ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आयंस के दरमियान है, तो अब जाहिर है कि जब ये सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये पॉजिटिव आयन या केटाइन बना देगा। अब जो केटाइन बन जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे तो एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उस पर ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब चार्ज पार्टिकल हो गया, चार्ज बॉडी बन गई है। और अब ये जो लूज करेगा तो क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन एटम इसको इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्लोराइड आयन बना देगा। अब ये दो बातें हो गई। अब ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन या क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब ये चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के दरमियान अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में होती है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों के दरमियान, वो क्या करेगी, इनको होल्ड टुगेदर करेगी और ये एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, ये आयंस की सूरत में क्या है कि आयन कैसे बनता है हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि आयंस होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन बनता है। तो सोडियम में लूज कर दिया, केटाइन बन गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। और क्लोराइड में एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ज़ाहिर है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और एक नेगेटिव चार्ज भी इस पर आ गया, तो ये इसने नेगेटिव आयन बना दिया। अब दोनों अपोजिट चार्ज जो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। अब ये तो बात होगी कि जहाँ चार्ज बॉडीज होती हैं आयंस बन जाते हैं। बट इफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सिमिलर एटम के दरमियान है या ऐसे एटम के दरमियान है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो हैं वो कंपेरेबल हैं, तो अब हम आपके सामने ये पॉलिंग स्केल रखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ ली थी लास्ट चैप्टर के अंदर गालिबन, के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि वो फोर्स है जो अपनी तरफ ड्रैग करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दो एटम्स, वो उनको अपनी तरफ कितना खींच सकता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये पॉलिंग स्केल है, किसका चार्ट है, तो हम ये नज़र आ रहा है, ये सिर्फ हमें इस चार्ट के अंदर एटम का सिंबल दिया गया और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है इसकी। तो हाइड्रोजन कंपेरेबल का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इधर कार्बन की 2.5 है। तो इसका मतलब है कि ये कंपेरेबल हैं। अब अगर तो वो सेम एटम्स हों, जैसे हाइड्रोजन से मिलकर हमने भी देखा, तो ज़ाहिर है एक हाइड्रोजन एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और दूसरे की भी 2.1 है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ज़ाहिर है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि वो शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि किसी के पास भी वो फोर्स नहीं है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सके। तो उस सूरत में दोनों क्या बनाएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाएंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आगे जाके हम पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन और अगर कार्बन आपस में, हाइड्रोकार्बन्स में जो आपने पढ़ा था, कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन की 2.1 है और कार्बन की 2.5 है। तो इसका मतलब है ये कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों क्या बनाएंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह हम और दे सकते हैं, अब सोडियम लेकिन हम देख रहे थे 0.9 है और क्लोरीन 3 है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल नहीं है, तो यहाँ आयंस फॉर्मेशन होगी।
तो डिफरेंस ज़्यादा हो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हम ये 1.5 वैसे इसका एक कट ऑफ मार्जिन है कि अगर 1.5 हो, अगर 0.5 से नीचे हो तो आमतौर पर फिर, और 1.5 तक जो है वो अगर उससे ज़्यादा हो तो आमतौर पर आयनिक बॉन्ड बनता है। 1.5 से नीचे हो अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ 4 है, मतलब फ्लोरीन का और लिथियम का 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 - 1 3 होगा। तो हमें बस अगर पता चल जाए अगर ये दोनों एटम्स रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, इस तरह। तो दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी म्यूचुअल और वन साइडेड। अब ये जहाँ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, 1.5 के कम होगा तो वहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जो कि म्यूचुअल हो सकती है, तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और अगर वन साइडेड शेयरिंग होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम शेयर करे, तो हम उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो हम आगे इंशाल्लाह इसका पढ़ेंगे। अब सवाल यह कि व्हेन डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब एटम जो है वो कब जो है वो फॉर्म करते हैं केमिकल बॉन्ड और कब नहीं करते, तो इसका थोड़ा सा देख लें। व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर टुगेदर, जब दो एटम्स जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों ऑपरेशनल हो जाती है, दोनों काम करती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। और अगर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएं तो क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोअर्ड, और फिर उस सूरत में क्योंकि ये सारा काम स्टेबिलिटी के लिए, लोअर एनर्जी के लिए हो रहा है, तो एनर्जी सिस्टम की जो है वो कम हो जाएगी एंड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ जरा हम देखें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को कि जब दो अप्रोचिंग दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके दरमियान न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अवे पुश करते हैं, ठीक है। और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम पढ़ चुके हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस जो रिपेल करते हैं इधर को, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो नेट फोर्स क्या बनेगी, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी या अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस नेट ज़्यादा हो जाएगा तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये दूसरी कंडीशन है कि व्हेन डू एटम्स नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो इफ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाए तो नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। इन दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। तो जाहिर है कि हमने कहा था कि एनर्जी को कम करना ये बॉन्डिंग का एक या स्टेबिलिटी हासिल करना ये मकसद है। तो ये यहाँ नहीं होगा तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकेगा, नहीं बन सकेगा। तो अब ये हमारे थोड़े से क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन दोनों टॉपिक्स का आगे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है जो आगे हम पढ़ेंगे, जब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप इस टॉपिक्स को देख लें। वाई डू एटम्स रिएक्ट टू और फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो एटम रिएक्ट क्यों करते हैं या वो केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एटम्स रिएक्ट एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल सो दैट दे बिकम स्टेबल बाय एक्वायरिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड बाय फॉलोइंग डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, तो हम पढ़ चुके हैं। डुप्लेट रूल अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल लाइक हाइड्रोजन। ऑक्टेट रूल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन देयर outermost or the valence shell. It means their valence shell is completely filled, they do not gain, lose or share electron, that is why they are non reactive. आखिर फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल बॉन्ड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स। तो definition, a chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that hold them together in a substance। तो वो attractive forces हैं जो किसी दो atoms को आपस में एक substance के अंदर मिलाकर रखती हैं, जोड़ती हैं, hold together करती हैं। types of chemical bonds, इनके नाम हमने तकरीबन ले लिए हैं। metallic bond, आखिरी ये आयनिक बॉन्ड है पहला, जो कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयंस फॉर्म होता है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जब शेयरिंग वन साइडेड हो, इलेक्ट्रॉन एक ही एटम जो है वो शेयर कर रहा हो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और मेटालिक बॉन्ड जो मेटल के दरमियान बनता है, उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक तो बात कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।